हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से अपने जो आपके पॉइंटर के सेशन में स्वागत करता हूं। डियर जितने भी लोग हैं हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सेशन के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, ये आपका नृत्य दिवस के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? नृत्य दिवस। ठीक है, नृत्य दिवस की बात की गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। नृत्य दिवस का जो उद्देश्य है वो इस बार क्या रखा गया है, तो दुनिया भर में अपने सभी रूपों में नृत्य को बढ़ावा देना और दूसरों के साथ नृत्य की खुशी साझा करना, इसका उद्देश्य रखा गया है नृत्य दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में रायसीना डायलॉग, कौन सा? रायसीना डायलॉग 2022, इसके 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है डियर? इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली जो आपका नृत्य दिवस, इसके पहले हमने पढ़ा था, नृत्य दिवस का उद्देश्य क्या है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इसका संस्करण का जो उद्देश्य क्या था इस आपके 7वें संस्करण का, तो इसका ये उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था इस 7वें संस्करण में रायसीना डायलॉग के। और इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, कौन सा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका जो है एक प्रकार से आयोजन किया गया था विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से। इस जो रायसीना डायलॉग है वो है क्या? तो ये रायसीना डायलॉग एक प्रकार से भू राजनैतिक और भू अर्थशास्त्री की एक प्रकार से प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें राजनेता और अर्थशास्त्री लोग इसमें शामिल होते हैं रायसीना डायलॉग में, जिसका आयोजन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। अगला हमारा है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वाराणसी में किया गया है। याद रखिएगा, इस आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ कहाँ पर? तो वाराणसी में किया गया है BHU में। अगर हम BHU की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। उस समय लॉर्ड होर्डिंग इस समय गवर्नर थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था BHU का, याद रखिएगा 1916 में। ठीक है, और ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को समझने, मूल्यांकन करने, प्रसार करने, लागू करने के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षा के उन्नत केंद्र प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है इस योजना का। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का जन्मदाता कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनके विचारों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों की जागरूकता लाने के लिए ही इस कार्यक्रम के, इस मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा हमारे देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये दिया गया है जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई इसकी कैपिटल है, जिसे हमारे देश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। कौन सी? औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को। उसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? तो उनका नाम है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है उद्धव ठाकरे। कौन से? उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सेकेंड पॉपुलेशन कहाँ पर है, इसी महाराष्ट्र में है। इसी महाराष्ट्र में याद रखिएगा आपके नासिक है, जहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ के मेले का। और कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पर आयोजित होता है, याद रखिएगा। जो हमारे देश में कितने स्थानों पर, तो हरिद्वार में, प्रयाग में, और उसके अलावा उज्जैन में और नासिक में, टोटल 4 स्थलों पर लगता है ये आपका कुंभ का मेला। इसी महाराष्ट्र में आप देखेंगे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, और साथ ही साथ एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सारी कहाँ पर हैं, तो इसी महाराष्ट्र में है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं महाराष्ट्र से संबंधित। राष्ट्रकूट शासकों ने इन सारी चीज़ों, यहाँ पर कई सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया था जो संबंधित हैं कई अलग अलग धर्मों से। इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र में ही एक स्थल है जिसका नाम है मुंबई हाई। नाम क्या है, मुंबई हाई इसका नाम है, जो एक प्रकार से पेट्रोलियम के लिए, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, न्याहा शेवा बंदरगाह। कौन सा, न्याहा शेवा बंदरगाह, कहाँ पर, इसी महाराष्ट्र में है। इसी महाराष्ट्र में सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल नाम क्या है, दैमाबाद, इसी महाराष्ट्र में है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इसमें इस कार्यक्रम के तहत जो आपका कार्यक्रम है जैव विविधता के लिए, किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम है, भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र में। यह कार्यक्रम कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है इसके तहत, तो इसके तहत पहचान की गई है 7 क्षेत्रों की। राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो गोवा के भी राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया RISCV कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो डिजिटल की बात कर दी गई है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो आपका मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा ये आपका शुभारंभ किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसके लिए, तो ये आपका डिजिटल इंडिया RISCV और ये आपका DIRIV जो कार्यक्रम है, ये किसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दिसंबर 2023 तक वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिज़ाइन जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत और दुनिया भर में माइक्रो प्रोसेसरों के विकास की अनुमति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपको पता है इस माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक अग्रणी राज्य है पूरी दुनिया में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व एक दिन ऐसा टाइम आने वाला है जब भारत उसको लीड करेगा, इस डिजिटल दुनिया को। डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है भारत उसको लीड करने वाला है बहुत ही कम टाइम में। चलिए नेक्स्ट हमारा अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ जिसको कहते हैं, इसके तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो पहला जिला बन गया है सांबा। सांबा जिला पहला जिला बना है। सांबा है कहाँ पर, तो सांबा है जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर जो है हमारे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इस जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर। कौन सी, श्रीनगर इसकी कैपिटल है। इस जम्मू कश्मीर में इस समय जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, तो उपराज्यपाल इस समय मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पर नाम क्या है, मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी का संबंध कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से संबंधित हैं मनोज सिन्हा जी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई सारी झीलें हैं जिनमें आप देखते हैं डल झील, ये सारे आपकी मीठे पानी की झीलें हैं। बूलर झील है, उसके अलावा नाग झील है, शेषनाग झील है, बैरी नाग झील है। ये सारी कहाँ पर हैं, तो इसी जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का जो एक राज्य है पूर्वी, वो कौन से राज्य को टच करता है, तो पाकिस्तान को टच करता है, साथ में अफगानिस्तान को भी टच करता है। लेकिन अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, जो भारत के साथ बॉर्डर
अफगानिस्तान का 107 किलोमीटर का बनता था। ठीक है, इस समय केवल पाकिस्तान को टच करता है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर को 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है और इस समय जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है, जिसे 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नया राज्य यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, तो 2018 में रांची झारखंड से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इस पीएमजे योजना की, जिसका उद्देश्य कोई बीमार ना हो, इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि इसी के लिए 5 लाख रुपए का कवर बीमा प्रोवाइड, एक प्रकार से 5 लाख रुपए की गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड की जाती है प्रत्येक फैमिली को, ताकि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप उसका आसानी से इलाज करवा सकें इस आपके स्मार्ट कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला अमृत सरोवर, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल इस समय राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा विकसित किया गया है ये ऐप। और इसको विकसित करने का रीजन क्या है, महाराष्ट्र में प्रवासी आते हैं कई अन्य राज्यों से और उन प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए, उनके क्रियाकलापों को ध्यान देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया गया है। यह इस ऐप किस लिए विकसित किया गया है, तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की पोर्टेबिलिटी के लिए इसको विकसित किया गया है। और इस ICDS योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 1975 में, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं इस समय एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में गूगल के द्वारा, किसके द्वारा, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, किसके द्वारा समझौता किया गया है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा गूगल के द्वारा। किस राज्य के साथ समझौता किया गया है, तेलंगाना, जिसका स्थापना 2014 में किया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद। कौन सी, इसकी कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना याद रखिएगा। गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, जिसका एक प्रकार से इस समय जो CEO हैं एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। नाम क्या है, सुंदर पिचाई उनका नाम है, गूगल के जो CEO हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ के CEO एक भारतीय हैं। और आपको पता है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ के CEO एक भारतीय हैं, वो चाहे मास्टर कार्ड हो, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर गूगल हो। यहाँ पर भारतीय लोग ही इसको संभाल रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि कई देश का प्रशासन भी भारतीय लोग चला रहे हैं, जिनमें भारतीय मूल की महिला हैं कमला हैरिस, जिस समय अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा ऋषि सुनक हैं जो इस समय गृह मंत्री हैं ब्रिटेन की तो पूरी सरकार में न जाने कितने कैबिनेट मंत्री हैं जो एक भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट में हैं, न्यूजीलैंड की कैबिनेट में हैं। इस प्रकार से भारतीयों का जलवा दुनिया के हर देश में है। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गूगल ने ये समझौता किया है तेलंगाना के साथ में डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ाने के लिए। यह लाभ किस पर केंद्रित है, तो युवा और महिला उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को किया गया है। तेलंगाना का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन को राज्यपाल बनाया गया है तेलंगाना का। अगला हमारा क्या है, कार्यस्थल पर सुरक्षा। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, किसके लिए, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल को मनाया गया है और पहली बार इसे मनाया गया था 1996 में। 1996 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 28 अप्रैल को, और ये इस बार मनाया गया है 28 अप्रैल को। इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जिसको ILO जो है 1919 में स्थापित किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ILO से संबंधित। और जेनेवा तो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ठीक है। और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उनसे संबंधित कोई कार्य किया गया है।
ठीक है, इसलिए ILO इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका दिवस मनाया गया है अप्रैल में। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद राय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय सांपला जी को। किसको? विजय सांपला जी को नियुक्त किया गया। इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था 2004 में। 19 फरवरी 2004 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। और नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका इसका जो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है क्या? तो ये प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है ये इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति स्थल था, यानी वहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सारी उपलब्धियाँ, सारी चीज़ें, सारी स्मृतियाँ वहाँ मिलती थी। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको परिवर्तित करके प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। यानी अब इस संग्रहालय में हमारे देश में आज तक 1947 से आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर की उपलब्धियाँ वहाँ पर प्राप्त होंगी उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्राप्त किया है। और इसे किस योजना के लिए चुना गया है? तो उड़ान योजना के लिए। उड़ान योजना के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका थीम है, याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसका थीम रखा गया है उड़ान योजना का। किस श्रेणी के तहत चुना गया है? तो नवाचार या केंद्रीय श्रेणी के लिए इसे चुना गया है, इस नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस अवार्ड के लिए। ठीक है, लोक प्रशासन 2020 के उत्कृष्टता के अवार्ड के लिए। उड़ान कैसी एक योजना है? तो ये प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना है, यानी इस योजना के माध्यम से आसपास के शहरों को वायुयान के माध्यम से जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो कम दूरी के शहरों को भी वायुयान के माध्यम से तय कर सकते हैं और उससे आम नागरिक भी कम खर्च में अपनी यात्राएं कर सकता है। ठीक है, उड़ान से क्या आशय है? तो उड़े देश का आम नागरिक इसका आशय है और इसका उद्देश्य है टियर 2 और 3 शहरों में विमानन, बुनियादी ढांचे और वायु संपर्क को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य, यानी एक प्रकार से हमारे देश में वायुयान की सुविधा का विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है उड़ान योजना का। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन से 2 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये 2 पोर्टल कौन कौन से हैं? क्रॉप और PQMS पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि से संबंधित कार्यों को सरल एवं सुविधाजनक बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस क्रॉप का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ यहाँ पर पेस्टिसाइड इसका पूर्ण रूप है। और PQMS क्या है? तो वनस्पति संगरोध प्रबंधन प्रणाली या प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा दोनों का, क्योंकि दोनों योजनाएं अभी लागू की गई हैं, दोनों मिशन चालू किए गए, तो इनके फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है। और इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया कहाँ पर गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। JK स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था, कहाँ पर किया गया है उद्घाटन? एक बार कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा। लेकिन ये आपका नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है भारत डेनमार्क व्यापार मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत और डेनमार्क के बीच में आयोजन किया गया है, तो या तो दिल्ली में होगा या तो कोपेनहेगन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। उसके अलावा अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नॉर्डिक देश, जो आपके 5 देश हैं, उसके अलावा फ्रांस और जर्मनी की यात्रा पर भी थे। यूरोप के कई सारे इंपॉर्टेंट देशों की उन्होंने यात्राएं की अभी हाल ही में। ठीक है,
तो इसमें से आपका एक डेनमार्क भी शामिल है, जहाँ पर भारत डेनमार्क व्यापार मंच का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है नौसेना अलंकरण समारोह 2022। कौन सा? नौसेना अलंकरण समारोह 2022। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नौसेना अलंकरण 2022 का, तो इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, नौसेना अलंकरण समारोह 2022 का। अगर हम अपने कुछ युद्धाभ्यास की बात करें डियर, समारोहों की बात करें युद्धाभ्यास से संबंधित, तो युद्धाभ्यास में अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था कौन सा? वरुण युद्धाभ्यास। कौन सा? वरुण युद्धाभ्यास। इंडिया और रशिया के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है इंदिरा युद्धाभ्यास। इंडिया और जापान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। उसके अलावा भारत और सेशल्स के बीच में, इंडिया और सेशल्स के बीच में लामीतीय युद्धाभ्यास हुआ है, लामीतीय युद्धाभ्यास। और कई सारे अन्य देश हैं जिनके साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है और उनके नाम आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं। जैसे एक आपका हो गया मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान, ये 4 देश शामिल होते हैं जिनको हम क्वाड के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है अभी हाल ही में क्वाड की जो बैठक है वो जापान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। क्वाड सम्मेलन, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी जापान की यात्रा पर थे और क्वाड का आयोजन जापान में किया गया है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? सूर्य किरण। ये होता है इंडिया और नेपाल के साथ में, भारत और नेपाल के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये सारे अभ्यास याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, हमेशा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नौसेना अलंकरण समारोह 2022, नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इस समारोह में कितने पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है टोटल 31 पदक विजेताओं को इस नौसेना अलंकरण समारोह में। इसकी बात करें, नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना, भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर इस संगोष्ठी का आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन शेखर कपूर, जो एक फिल्म निर्देशक हैं, उन्हीं के द्वारा, शेखर कपूर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कृषि, पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ ये हस्ताक्षर किया है भारत ने। और आपको पता है G7 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो उसका नाम है जर्मनी। G7 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो जर्मनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता इस बार की जा रही है। अगला हमारा है दूरसंचार और ICT के विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किनके मध्य में समझौता किया गया है? तो दूरसंचार और ICT के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स और CDEC के बीच में ये समझौता किया गया है। और मियाँ का बाड़ा नाम क्या है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो राजस्थान के बाड़मेर जनपद में है, राजस्थान के बाड़मेर में ये आपका मियाँ बाड़ा का स्टेशन। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश का पहला राज्य है राजस्थान। हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी कहाँ पर? राजस्थान में है। हमारे देश में एक खादी का भी झंडा फहराया गया था सबसे बड़ा, कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में। जैसे राजस्थान में हमारे देश में आप याद रखिएगा कई सारे नेशनल पार्क में भी है, जैसे रणथंभौर का नेशनल पार्क है, घाना का पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। महाराणा प्रताप झील कहाँ पर है? तो इसी राजस्थान में है। क्षत्रियों की भूमि कही जाती है राजस्थान। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी टच करता है ये राजस्थान, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान स्टेट। और इसी के बाड़मेर जनपद में यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया जिसका नाम है मियाँ का बाड़ा।
और इसका नाम कर दिया गया है महेश। क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट हमारा है डिफेंडर यूरोप 2022। कौन सा? डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? तो पोलैंड तथा 8 अन्य देशों के साथ में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। पोलैंड थे और 8 अन्य देश, यानी एक प्रकार से ये जो आपका है बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। कौन सा? बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नाटो का मतलब जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक प्रकार से मैक्सिमम जो यूरोपियन राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल हैं। और इस समय जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, रूस और यूक्रेन जिस समय युद्ध में लगे हुए हैं, वो इसी नाटो की ही देन है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना इसका उद्देश्य था। यूक्रेन को, जो रशिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और इसी वजह से आज दोनों देश युद्ध की दलदल में फंसे हुए हैं। और फिर से अभी हाल ही में नाटो में 2 देश शामिल हुए हैं जिस पर रशिया की नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, और रशिया अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया आने वाली है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो अंशुल स्वामी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इस पद पर किसको एक प्रकार से रिमूव किया है, रिप्लेस किया है? तो सुवीर कुमार गुप्ता को रिप्लेस करके बने हैं अंशुल स्वामी जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है संगीता सिंह को। किसे बनाया गया है? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष। इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डियर, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे और आज का सेशन कैसा था। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।